नमस्ते बच्चों। अब तक हमने बौद्धिक विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसका भाग 1 ले रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास। बच्चों, संज्ञान क्या होता है और ये संज्ञानात्मक विकास क्या है, पहले ये समझना ज़रूरी है। जब बच्चा छोटा होता है, नवजात होता है, जब उसका जन्म होता है, वो कुछ भी नहीं समझता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, वह चीज़ों को समझने लगता है। सभी बालकों की देखने और समझने की क्रियाओं में भेद होता है। एक ही वातावरण में पलने वाले अलग अलग बालकों के लिए भी वातावरण अलग अलग होता है और उनके लिए भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। बच्चों, अगर हम बात करें तो जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो विभिन्न उद्दीपकों यानी कि विभिन्न चीज़ों को देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्वाद चखकर, छूकर और विभिन्न अनुभूति द्वारा समझने का प्रयास करता है। और धीरे धीरे इन प्रयासों के द्वारा उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है, यानी कि कौन सा उद्दीपक क्या है, और वो इन उद्दीपकों के संबंधित ज्ञान को भी सीख जाता है। तो बच्चों, संज्ञानात्मक विकास ऐसी क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसमें चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, संकेतीकरण, नियोजन, अमूर्तकरण, तर्कन, समस्या का समाधान करना, सृजनशीलता, विभेदीकरण आदि शामिल होते हैं। और बच्चों, ये संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी क्रिया है, ये एक आंतरिक क्रिया है बच्चों, जिसका सीधा संबंध मस्तिष्क से और नाड़ी संस्थान से होता है। मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान में विकास से ही बालकों के संज्ञान में विकास होता है और संज्ञानात्मक विकास मानसिक क्रियाएं होती हैं। बच्चों, संज्ञान शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द कॉग्निशन से बना है और कॉग्निशन का अर्थ होता है ज्ञान। स्टॉट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। यानी कि कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति बाहरी वातावरण में किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार चीज़ों को समझता है, याद रखता है, उनका प्रत्यक्षीकरण करता है और उनको अपने अनुभवों में समझता है, इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। लेकिन बच्चों, जैसा कि हमने बात की कि सभी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास एक जैसा नहीं होता है। उसकी विकास की दर भी अलग होती है, गति भी अलग होती है। सभी बालकों में वृद्धि, विकास, वंशानुक्रम, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक योग्यता सभी में अंतर होता है ना। तो उसी तरह से संज्ञानात्मक विकास में भी सभी बालकों में अंतर होता है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बच्चों, जीन पियाजे जो कि एक स्विस संज्ञानवादी थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में यानी कि बच्चों 1896 से लेकर के 1980 तक बालकों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन लगभग 50 वर्षों तक किया और उस पर 32 पुस्तकें लिखी है। तो हम इसीलिए संज्ञानात्मक परिवर्तन के संबंध में पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हैं। पियाजे ने मानव विकास के सामान्य तथ्यों की चर्चा के मध्य संतुलीकरण किस प्रकार होता है उसको स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रत्यय दिए हैं। जैसे कि सबसे पहला है युक्ति या तरकीब। पियाजे का पहला और प्रमुख प्रत्यय क्या है बच्चों? युक्ति या तरकीब, जिसे कि इन्होंने इंग्लिश में स्कीम्स कहा है और कुछ ने इसको मंतव्य भी कहा है। एक पद्धति है
ये एक उपाय है, ये एक तरकीब है और युक्ति भी है। आदि शब्दों से इसे हम समझ सकते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों, व्यक्ति में विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं और अनुभव के संगठित तरीके जो कि उम्र के साथ परिवर्तित होते हैं। बच्चों, आप बात को समझ रहे हैं ना कि मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जो कि व्यक्ति के अंदर होती है और जो धीरे धीरे अनुभव के साथ संगठित हो जाती है और उम्र के साथ परिवर्तित भी हो जाती है। इनके तरीकों में भी परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं ना, उम्र के साथ व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है, या एक सामान्य भाषा में कहा जाता है कि तेज हो जाता है, क्योंकि अब उसे युक्ति और तरकीब आ जाती है। वो इन मानसिक प्रक्रियाओं को सीख जाता है। बच्चों, बालकों में सबसे पहले संवेदी दैहिक क्रियाएं प्रतिमान होते हैं। अगर एक 6 माह के शिशु का हम अवलोकन करें, उसको ध्यान से देखें, तो वह किसी वस्तु चीज को पकड़ता है, छोड़ देता है, फेंकता है, तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें चीज़ों को पकड़ने, छोड़ने और फेंकने का एक अद्भुत एवं निराला गुण होता है। ठीक है ना? और आप देखिए, आप अगर उसे अपनी उंगली दें तो वो उसको मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है और जब जी चाहे छोड़ देता है। तो बच्चों को इन्हीं चीज़ों में आनंद की प्राप्ति होती है। वो इस बात को पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं कि कोई चीज़ हमारे हाथ में है, अगर हमने इसे फेंकी तो ये टूट जाएगी, उससे इसे कोई लेना देना नहीं है, टूट जाएगी तो टूट जाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि उसके हाथ में ग्लास है, कप है, प्याला है, प्लास्टिक है, क्या चीज़ है, और वो किसको काम में ले रहा है, उसके हाथ में क्या है, उसे नहीं पता। ये उसे ज्ञान नहीं है, इसका संज्ञान उसे नहीं होता है। उसे तो क्या लगता है कि वो जब किसी चीज़ को फेंक रहा है, उससे आवाज़ निकल रही है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसको उसमें आनंद की अनुभूति होती है और वो खुश होता है। लेकिन यही बच्चा जब 18 महीने का हो जाए, यानी कि बच्चों 1.5 साल का बच्चा हो गया, तो चीज़ों को पकड़ना, छूना, फेंकने का ढंग बदल जाएगा। वो अपनी पसंद की चीज़ को कभी नहीं फेंकता है, बल्कि पहले तो वो मनपसंद खिलौनों को छांटता है, फिर किसी एक खिलौने को दूर हवा में उछालकर फेंकता है, किसी को आंगन में, किसी को क्या, अलग अलग ढंग से ये विभिन्न क्रियाएं करता है और पसंद के खिलौने को बिल्कुल भी नहीं फेंकता है। तो धीरे धीरे बच्चा समझने लग जाता है और चीज़ों को पकड़ने लगता है, उसको छांटना आ जाता है कि उसे कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। तो ये चीज़ है युक्ति तरकीब। यानी कि बच्चों, हम ये कहें कि युक्ति और तरकीब या तरकीब ये व्यवहार प्रतिमान है जिसे बालक और प्रौढ़ बाह्य वस्तुओं के साथ अपने कार्यों को संपन्न करने में करते हैं। किस चीज़ को कैसे रखना है, कितना सहेजना है, किसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसको बताता है। ये व्यवहार प्रतिमान सरल भी हो सकते हैं बच्चों, जटिल भी हो सकते हैं। तो ये हमने बात की युक्ति तरकीब की। अब हम बात करेंगे मानसिक प्रकाशन की। बच्चों, अध्ययनों से ये पता चला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसी क्रिया को करने से पूर्व मन ही मन कुछ सोचते हैं, और पियाजे के अनुसार उनके सोचने की जो क्रिया होती है, ये सेंसरी मोटर स्टेज से मेंटल रिप्रेजेंटेशन में परिवर्तन की अवस्था है, और इस क्रिया से बालक के संज्ञान का विकास होता है और वो बाह्य संसार के लिए संज्ञान का विकास होता है, और यही क्रिया मेंटल रिप्रेजेंटेशन या इंटरनल डिपिक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है, जिसमें कि हमारा मस्तिष्क या बालक का मस्तिष्क बहुत तीव्रता से और चतुराई से चीज़ों को समझ लेता है और उसके संबंध में प्रत्यक्षीकरण करता है, और अपने आप ही बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क में स्वतः ही चलने लग जाती हैं। अब बच्चों के जो मानसिक प्रकाशन होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिबिंब, दूसरा होता है प्रत्यय निर्माण।
प्रतिबिंब जिसे कि हम प्रतिछाया भी कहते हैं। ये किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से संबंधित होती है और हमारे दिमाग में उसकी इमेज बनती है। जैसे कि एक बालक है, अपनी पेंसिल कॉपी कहीं भूल जाता है तो वो विभिन्न स्थानों पर उसे ढूंढता है। तो बच्चों कहाँ ढूंढता है? उसके दिमाग में एक इमेज होती है कि वह उससे कहाँ कहाँ पर लेकर गया, कहाँ पर उसने उससे क्या क्या कार्य किए हैं। और ये जो इमेज उसके मस्तिष्क में बनती है ना, उससे वो उस चीज़ को ढूंढ लेता है। और इसी प्रकार बालक अपने प्रिय शिक्षक और साथी का अनुकरण भी मेंटल इमेज के कारण करता है और उन्हें अपना आइडियल या आदर्श मानता है। फिर आता है प्रत्यय निर्माण। प्रत्यय से आशय बच्चों उस चीज़ से है या उन गुणों के सेट से है जो एक संकेत के समूह के रूप में हो सकते हैं। जैसे कि इसमें भी 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ये संकेत के रूप में हो सकते हैं बच्चों। गुण होते हैं किसी चीज़ का, ये मूर्त और अमूर्त 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जब किसी चीज का, जैसे व्यक्ति का, वस्तु का हमें प्रत्यक्ष बोध होता है और हम उसे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख कर, सूंघ कर, स्वाद चख कर, छू कर अनुभव करते हैं ना, तो उसे हम मूर्त प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ग्लास, आप पहचानते हैं ना ग्लास क्या होती है, आप उसे देख कर पहचान जाते हैं, तो ये मूर्त प्रत्यय है क्योंकि आप उसे देख करके पहचान रहे हैं। एक होता है अमूर्त प्रत्यय। इसके बारे में हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, अलग अलग तरह के भाव उपजते हैं। हम इसे केवल अनुभव कर सकते हैं, जो देख नहीं सकते। वो व्यक्ति ईमानदार है, ये व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति बुरा है। ये सब चीज़ें हमने क्या की, हमने इसे महसूस किया, अनुभव किया, हमने उसे देखा और समझा नहीं। इसको हम कहते हैं अमूर्त प्रत्यय। तो हमने युक्ति तरकीब पढ़ा, मानसिक प्रकाशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अनुकूलन। अक्सर बच्चों क्या होते हैं कि हम देखते हैं कि छोटा बालक बिना किसी उद्देश्य के, बिना थके हुए किसी कार्य की पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा, 6 माह का बच्चा बिस्तर पे पड़ा पड़ा क्या करता है, हाथ पैर पटकता है, ठीक है। और एक 12 माह का शिशु एक जगह से दूसरी जगह किसी खिलौने को या गेंद को फेंकता है, लुढ़काता है और कई देर तक, बहुत देर तक वो ये कार्य करता रहता है, बिना थके ये कार्य करता रहता है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में इस क्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और इसे ही उन्होंने एडेप्टेशन या अनुकूलन कहा है। अंतर्ग्रहण यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना, समझना। और पियाजे के अनुसार अनुकूलता के अंतर्गत युक्ति या तरकीब या मंतव्य बनते हैं जो कि वातावरण से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं आत्मसातीकरण की। इसका अर्थ होता है बच्चों टू मेक लाइक टू, यानी कि सदृश करना। जीव विज्ञानी आत्मसातीकरण प्राणी की विकसित और विकासशील संरचनाओं में बाह्य तत्वों के समन्वित हो जाने की प्रक्रिया है। यानी कि बालक जो वर्तमान में जो उसकी युक्ति है, उसका प्रयोग, जो वर्तमान में जो उसकी तरकीब है, चाहे वो खिलौना उठा के फेंकने की तरकीब ही हो, उसका प्रयोग बाह्य संसार को समझने, जानने के लिए और उसकी व्याख्या करने आदि में करता है। जैसे बच्चों, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक बच्चा जो कि 4-5 साल का है, वो अगर जू में जाता है, यानी कि चिड़ियाघर में जाता है, वो अगर वहाँ एक कोयल को भी देखेगा तो उसे कौवा समझता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोयल और कौवा इसलिए समान है क्योंकि उनका रंग मिलता जुलता है और इस आधार पर वो उसे काला कौवा भी कहता है। और फिर जब हम उसको क्लियर करते हैं कि यह कौवा नहीं है, यह कोयल है, ये मीठा मधुर गाती है, इसकी आवाज़ कौवे से अलग होती है, चाहे इसका रंग समान है लेकिन ये 2 पक्षी अलग अलग हैं, तो वो धीरे धीरे उसमें भेद करना सीखता है।
इसको हम कहते हैं, जब वो भेद करना सीखता है और समझता है, इसको हम कहते हैं आत्मसातीकरण। तो बच्चों, ये जो आत्मसातीकरण होता है, अब ये क्लियर है कि ये एक किसी नई वस्तु से या नई घटना से वर्तमान युक्ति को सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। मतलब जो युक्ति, जो तरकीब पहले थी, उसको वर्तमान में हमारे सामने क्या घटना हो रही है इसके साथ जोड़ने का प्रयास होता है। इसे ही हम आत्मसातीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों व्यवस्थापन की। जैसे जैसे बालकों की बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चों की सोचने की, समझने की और तर्क करने की प्रक्रिया में अंतर आता है। और बुद्धि और ज्ञान ही होता है बच्चों जिसके कारण कि बच्चा वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है। और व्यवस्थापन से क्या तात्पर्य है बच्चों की जो युक्ति और तरकीब बच्चे में थी उसमें बदलाव करना। और बदलाव कैसा, जो कि नवीन वस्तुओं में और नई घटनाओं में सम्मिलित किया जा सके और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित किया जा सके। जैसे कि बच्चों, अभी हमने ज़ू की बात की थी, ठीक है। ज़ू में हमने देखा कि बच्चा अंतर करना सीखता है। अंतर करने के साथ साथ वो उसके गुणों को भी सीखता है। जैसे ही कोयल वापस बोलेगी तो वो समझ जाएगा कि ये जो मीठी आवाज़ है ये कोयल की है, लेकिन जो कर्कश थोड़ी सी आवाज़ है वो कौवे की है। भले ही दोनों पक्षी का रंग एक है, लेकिन कोयल और कौवे में अंतर अब उसको समझ में आने लगता है। यदि बालक ये देखता है कि एक चीज़ को मैंने गिराया वो टूट गई, दूसरी चीज़ को गिराया वह नहीं टूटी, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसे ये पता चलने लगता है कि कौन सी वस्तु ऐसी है जिससे जब मैं ज़मीन पर पटकता हूँ या फेंकता हूँ तो वो टूट जाती है और कौन सी वस्तु नहीं टूटती है। ये भी धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लगता है। यानी कि पुरानी युक्तियों का नए वातावरण के साथ जो समायोजन होता है उसे ही हम व्यवस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों समतोलन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों आत्मसातीकरण और व्यवस्थापन दोनों प्रक्रिया के बीच में जो संतुलन और परिवर्तन फेरबदल होता रहता है इसको समतोलन कहते हैं। जब बालक अपने पुरानी युक्ति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो वे व्यवस्थापन की अपेक्षा आत्मसातीकरण की क्रिया अधिक करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी एक चीज़ को आत्मसात कर लिया है और नए वातावरण के साथ व्यवस्थापन नहीं किया है। इसे पियाजे ने संज्ञानात्मक संतुलन कहा है। और ये जो अवस्था होती है बच्चों, ये बहुत ही सुखद और आरामदायक होती है। परंतु जब बालकों में संज्ञानात्मक परिवर्तन तेजी से होता है उस समय बालक नई नई चीज़ों के साथ और बदलती घटनाओं के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है बच्चों। तो ये जो असंतुलन की उपस्थिति हो जाती है और ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होती है इसे ही संज्ञानात्मक असंतुलन कहते हैं। आपको बात समझ में आई कि जब बालक अपने पुराने युक्ति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करते हैं, व्यवस्थापन की अपेक्षा आत्मसातीकरण करते हैं और इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक संतुलन। लेकिन जब बच्चा नवीन और बदलती हुई घटनाओं के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक असंतुलन। और बच्चों, जब बच्चा ये महसूस करता है कि ये नवीन घटनाएं और जो पुराने विचार हैं दोनों मेल नहीं खाते हैं तो उनका विचार आत्मसातीकरण से व्यवस्थापन की ओर अपने आप जाने लगता है। और क्रिया तब तक चलती है जब तक कि बच्चा नए वातावरण के साथ पूरी तरह से समायोजन स्थापित नहीं कर लेता है। ऐसी स्थिति में बालक असंतुलन को कम करता है, संतुलन को बढ़ाता है। और स्पष्ट है बच्चों कि इसके लिए वो क्या करेगा, पुरानी युक्ति छोड़ देगा, नई युक्ति अपनाएगा और उस सीमा तक परिवर्तन लाएगा जब तक कि असंतुलन की स्थिति समाप्त नहीं हो जाती है। तो बच्चों, नए वातावरण में
पुरानी युक्तियों का समायोजन तब तक करना जब तक कि वो नए वातावरण से समायोजित नहीं हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समतोलन। अब हम बात करते हैं बच्चों संगठन की। युक्ति में परिवर्तन संगठन के द्वारा भी होता है बच्चों। संगठन क्या है? ये एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, लेकिन बच्चों इसका सीधा संबंध हम कहें कि वातावरण से होता है तो ऐसा नहीं होता। एक बार जब बालक कोई नई युक्ति बना लेता है और फिर उसे मन ही मन मस्तिष्क में पूरी तरह से रीअरेंज करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है और एक नई युक्ति के साथ जोड़ता है। आप समझ रहे बच्चों? क्या किया कि नई युक्ति बनाना, मन ही मन उसको नए ढंग से पुनर्व्यवस्थित करना, अरेंज करना, रीअरेंज करना, तो उसे वह मन ही मन मस्तिष्क में पुनर्व्यवस्थित करता है और दूसरी युक्ति के साथ जोड़ता है। इस प्रकार अंतर संबंधित संज्ञानात्मक प्रणाली की रचना करता है और युक्ति संतुलन की सही अवस्था में पहुंच जाती है, जबकि उसने अपने दिमाग में विभिन्न चीज़ों को, नई चीज़ों को रीअरेंज किया और उसको समझा और नई युक्ति बना ली। तो बालक बहुत आसानी से नवीन या बदलते वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। जैसे बालक नज़दीक दूर, अच्छा बुरा, फेंकना और गिराना, ईमानदार बेईमान, सच झूठ आदि में संबंध स्थापित कर लेता है, तो इनके संबंध का उसे ज्ञान या बोध हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा संज्ञान के बारे में। संज्ञान क्या है? किसी भी चीज़ को देखना, समझना, प्रत्यक्षीकरण करना, उसको याद रखना, ये सभी चीज़ें संज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित होती है। और आज हमने संज्ञानात्मक में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा। धन्यवाद।